हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट सीन। आज मैं नाइटमेयर सिनेमा नामक एक अमेरिकी हॉरर एंथोलॉजी फिल्म की व्याख्या करने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में सामंथा नाम की एक लड़की रात में सड़कों पर चल रही है। जैसे ही वह रियाल्टो नाम के एक थिएटर में पहुंचती है, वह देखती है कि वह अपने नाम के साथ द थिंग इन द वुड्स फिल्म दिखा रहा है। अचंभित होकर वह थिएटर में प्रवेश करने और फिल्म देखने का फैसला करती है। जल्द ही सामंथा जंगल में किसी से भागते हुए अपना खून से लथपथ रूप देखती है। यह प्रकट होता है कि कोई व्यक्ति वेल्डर है, एक विशालकाय कसाई जिसके चेहरे पर धातु का मुखौटा लगा हुआ है। जैसे ही सामंथा अपने जीवन के लिए दौड़ती है, वह एक मृत लाश के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसे लगभग दिल का दौरा पड़ता है। सौभाग्य से उसका प्रेमी जैसन घटनास्थल पर आता है और उसे एक तरफ खींच लेता है। इसके बाद वेल्डर के उन तक पहुंचने से पहले वे उस जगह से भाग जाते हैं। घंटों की दौड़ के बाद वे अंततः सड़क पर पहुंचते हैं और एक वाहन को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। जैसन तुरंत लिफ्ट मांगता है और सौभाग्य से यही पुलिस कार निकली। एक गोल मटोल दिखने वाला पुलिस वाला निकलता है और दंपति से पूछता है कि लड़की खून से लथपथ क्यों है। जब जेसन सब कुछ समझाता है तो वह अंत में उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनके जाने से पहले वेल्डर उनके सामने आ जाता है। सिपाही कार से बाहर निकलता है और विशाल पर कई बार गोली मारता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाता है। हालांकि जब वह कार की ओर बढ़ता है तो वह गलती से लड़खड़ा जाता है और खुद को गोली मार लेता है, जिससे उसका दिमाग उड़ जाता है। वेल्डर अभी उठता है और जोड़े का पीछा करना शुरू कर देता है। अगले दृश्य में वे अपने एक मित्र के पास पहुंचते हैं। माइक का घर बाद वाला उनकी हालत देखकर उलझन में है, इसलिए सामंथा सब कुछ समझाती है। तभी वेल्डर बाहर आता है और एक हथौड़ा फेंकता है, जिससे माइक जमीन पर गिर जाता है। जब वेल्डर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो जेसन दरवाजा बंद कर देता है और उसे गोली मारने के लिए शॉटगन को दीवार से हटा देता है। उसके प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि वेल्डर दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश करता है। माइक पर हथियार से वार करता है। जेसन उसे गोली मार देता है, लेकिन वेल्डर माइक को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और खुद को बचाने के लिए प्रबंधन करता है। जब एक गोली माइक के सिर पर लगती है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, हर जगह खून बिखर जाता है। सामंथा ने जो देखा उससे घबराकर वह तेजी से बेसमेंट की ओर भागती है। उसके बाद जेसन वेल्डर से लड़ना शुरू करता है, उसके खिलाफ चाकू का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हालांकि वेल्डर उसे इसके साथ छुरा घूमने का प्रबंधन करता है। उसके बाद उसे एक ज्वलनशील उपकरण से जलाकर मार दिया जाता है। सामंथा उसी समय तहखाने में प्रवेश करती है और अंदर क्षत विक्षत लाशें पाकर डर के मारे चिल्लाती है। अपने प्रेमी की आखिरी चीख सुनकर वह अपने भाग्य को स्वीकार करती है और दौड़ने के बजाय लड़ते हुए मरने का फैसला करती है। वेल्डर को मारने के इरादे से वह तहखाने से निकलती है और उस पर हमला कर देती है। हैरानी की बात है कि वह आसानी से उस पर हावी हो जाती है। वेल्डर के मरने से कुछ सेकंड पहले उसका मुखौटा उतर जाता है। जैसा कि यह पता चला है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि सामंथा का दोस्त फ्रेड है। यह पूछे जाने पर कि क्या चल रहा है, फ्रेड ने उससे आग्रह किया कि वह याद रखे कि पिछले सप्ताह के अंत में क्या हुआ था। इसके बाद दृश्य एक सप्ताह पहले की ओर मुड़ जाता है, जब सामंथा और उसके दोस्त रात बिताने के लिए जंगल में आए थे। कुछ मिनट पहले की उनकी स्थिति के विपरीत वे सामान्य लोगों की तरह अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है कि अचानक उन्हें आसमान से कुछ बड़ा गिरता हुआ दिखाई देता है। जेसन इसे जंगलों का पता लगाने और उनके रोमांच को बढ़ाने के एक अवसर के रूप में लेता है। अगले घंटे में समूह उस वस्तु को देखने के लिए रवाना होता है जो गिरी थी और पाता है कि इसने जमीन पर प्रभाव डाला है। एक जिज्ञासु जेसन द्रव्यमान को छूता है, जिससे बड़ी संख्या में मकड़ियां निकलती हैं और उस समूह का पीछा करती है। हर कोई घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब तरह से मकड़ियों समूह का पीछा करते हैं और भयानक तरीके से उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। यह पता चला है कि जब वे किसी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं तो कीड़े उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। जल्द ही फ्रेड को छोड़कर सभी को मकड़ियों ने अपने कब्जे में ले लिया। वह किसी तरह के विन तक पहुंचने का प्रबंधन करता है और फैसला करता है कि वह मकड़ियों को अपना आतंक फैलाने से रोकने के लिए अपने दोस्तों को मार डालेगा। वह रणनीतिक रूप से वेल्डिंग परिधान के साथ खुद को फिट करता है और अपने सभी दोस्तों को मारना शुरू कर देता है। वर्तमान में वापस सामंथा को सब कुछ याद है, जिसमें यह भी शामिल है कि मकड़ी उसके शरीर में कैसे घुस गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसकी खोपड़ी खुल गई और पता चला कि अंदर एक मकड़ी छिपी हुई है। फ्रेड तुरंत एक कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और उसे मृत घोषित कर देता है। हालांकि जब वह घर से बाहर निकलता है तो मकड़ियों का एक बड़ा झुंड उसे घेर लेता है। अगले दृश्य में हम फ्रेड को एक कार चलाते हुए निकटतम शहर की ओर जाते हुए देखते हैं। उसकी खोपड़ी के अंदर हलचल देखी जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस पर भी मकड़ियों का कब्जा हो गया है। अगली कहानी एक युवा जोड़े डेविड और अन्ना के बारे में है। एक रात वे प्यार करने के लिए एक खाली थिएटर में घुसने का फैसला करते हैं। पता चला कि यह वही थिएटर है जहां सामंथा थी। अचानक स्क्रीन रोशन हो जाती है और युगल को स्वयं अभिनीत फिल्म दिखाई जाती है। अन्ना और डेविड एक रेस्तरां में रात के खाने का आनंद ले रहे हैं, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं, लेकिन इस फिल्म में अन्ना के गाल पर एक मामूली निशान है।
हालांकि डेविड ने उसे आश्वासन दिया कि वह सुंदर है, वह निशान के कारण असुरक्षित है। उसके विश्वास में मदद करने के लिए डेविड उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है। वह अपनी मां के बारे में बात करता है जिसके चेहरे पर कई काम हो चुके हैं और वह सोचता है कि यह पूरी तरह से सामान्य है। अगले ही दिन अन्ना क्लिनिक में है, जहां डॉक्टर रीना उसकी निशान की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्टि करता है कि प्लास्टिक सर्जरी 95% निशान को हटा देगी और एना खुशी खुशी प्रक्रिया से गुजरने के लिए सहमत हो जाती है। जल्द ही एना बेहोश हो जाती है और डॉक्टर उस पर अपना जादू चलाता है। सोते समय वह अपनी शादी में डेविड के पास चलने का सपना देखती है, लेकिन जब वह वेदी पर पहुंचती है तो वह डॉक्टर लीना और नर्सों को खून से सने औजारों के साथ पाती है। डरी हुई एना जाग उठी और उसने देखा कि नर्स और डेविड उसके चेहरे को घूर रहे हैं जो अब बंधा हुआ है। दवाओं के कारण एना जल्द ही सो जाती है और डेविड उसकी तस्वीरें लेने का अवसर लेता है। अन्ना के जागने के बाद वह नर्स से एक शीशा मांगती है, लेकिन नर्स उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती है और उसे कोई फोन कॉल करने की भी अनुमति नहीं देती है। एना सोचती है कि यह अजीब है कि वह दुनिया से अलग थलग हो रही है और जांच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने का फैसला करती है। वह नर्स का कंप्यूटर ढूंढती है और उसके माध्यम से देखती है कि उस पर की गई सर्जरी के बारे में कुछ अजीब तथ्य हैं। इससे पहले कि वह आगे देख पाती, नर्स लौट आती है। सामंथा ने भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि कोई कमरे के अंदर से मदद मांग रहा है। वह अंदर जाती है और एक ऐसी महिला को देखकर भयभीत हो जाती है जिसकी आंखें और नाक शल्य चिकित्सा से काट दी गई है, जिससे वह मानवीय दिखती है। अन्ना डर मार भागने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स की नजर उस पर पड़ जाती है। वह किसी तरह नर्स को गिरा देती है और लिफ्ट में चढ़ जाती है, लेकिन जब वह रुक जाती है तो ऑटो बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वे जबरदस्ती उसे बेहोश करते हैं और उसकी एक और सर्जरी करने के लिए उसे वापस ऑपरेटिंग टेबल पर ले आते हैं। अगले दृश्य में हम एना को डेविड के पास जागते हुए देखते हैं। वह अपनी पट्टियां उतारती है और खुद को आईने में देखने की कोशिश करती है और उसके डर के मारे वह अब अपने जैसी कुछ नहीं दिखती। उसके चेहरे की संरचना बदल गई है, उस पर कई निशान हैं और उसकी नाक को आधा हटा दिया गया है। सामंथा जोर से चिल्लाती है जबकि डेविड की मां कमरे में आती है और उसकी लुक की तारीफ करती है। दृश्य अचानक वापस थिएटर में बदल जाता है, जहां अन्ना अब अकेली है। वह घूमती है और प्रोजेक्शनिस्ट से टकराती है जो उसे समझाता है कि फिल्म वास्तव में उसके सबसे बुरे सपने के बारे में है। सामंथा के जोर से चिल्लाते ही दृश्य समाप्त हो जाता है। सीरीज की तीसरी कहानी ब्यूसी थिएटर के बाहर शुरू होती है। बेनेडिक्ट नाम के एक चर्च के पिता अपना नाम बाहर प्रदर्शित देखकर थिएटर में प्रवेश करते हैं। उसे बैठने के लिए कहा जाता है और अपने चर्च के बारे में एक फिल्म दिखाई जाती है। फिर हमारा परिचय चर्च की छत पर खड़े पीटर नाम के एक जुनूनी लड़के से होता है। वह अनियमित ढंग से कार्य करता है और कूदने की धमकी देता है। एक नन पागल होकर पीटर के पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह अंततः उसे मना लेती है और पीटर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, दुष्ट आत्मा उसे छत से नीचे फेंक देती है। हर तरफ खून के छींटे, घटना देखने वाले लोगों के होश उड़ गए। रात में पीटर की एक दोस्त दानी उसकी मौत का शोक मना रही है, जबकि उसकी मां पीड़ित लड़की को सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। कहीं और हम चर्च के नियमों के विरुद्ध पिता बेनेडिक्ट और नन को प्रेम करते हुए देखते हैं। अचानक वे पास में शोर सुनते हैं और जांच करने के लिए बाहर आते हैं। उनके सदमे के लिए चर्च के चारों ओर खून के निशान उनका स्वागत करते हैं। अगले दिन चर्च में दानी की एक सहेली धौंस जमाती है। वह अपना बचाव करने की कोशिश करती है, जिसके कारण धमकाने पर एक अजीब शक्ति का हमला होता है। जब हर कोई सोच रहा था कि क्या हुआ, लड़की ने देखा कि दानी की मां के पीछे एक शैतान जैसा प्राणी खड़ा है। बाद में रात में सभी लड़कियों पर एक दुष्ट आत्मा का साया होता है। नन इससे बचने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। शैतान के बारे में एक किताब पढ़ती है। वह निष्कर्ष निकालती है कि उन पर मैशिक नाम के शैतान द्वारा हमला किया जा रहा है। वह पिता को संदेश देने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय पीटर की आत्मा आती है और उन्हें बताती है कि शैतान कोई है जिसे वे जानते हैं। पिता और नन का मानना कि दानी के अंदर दुष्ट आत्मा है, इसलिए वे बहुत देर होने से पहले उस पर भूत भगाने का फैसला करते हैं। जब वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, दानी की मां हस्तक्षेप करती है और उन्हें उनसे दूर ले जाती है। बाद में पिता को पता चलता है कि दानी की मां के अंदर शैतान हमेशा से रहा है। अगले दृश्य में दानी की मां लड़कियों के आवास में प्रवेश करती है और हर लड़की को प्रताड़ित करती है। पिता और नन दौड़कर कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि दानी का मुंह टांके से बंद है। जल्द ही शैतान के प्रभाव में आकर बच्चे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पिता और नन तलवार लेकर अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं और अनिच्छा से कुछ बच्चों को मार डालते हैं, लेकिन वे वापस जीवित हो जाते हैं और पिता को बेरहमी से मार डालते हैं। इस बीच दानी की मां छत पर चढ़ जाती है और खुद को मारने के लिए तैयार हो जाती है। नन उसे अपनी जान लेने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दानी की मां उसे पकड़ लेती है और दोनों अपने क़यामत तक गिर जाते हैं। दानी की मां गुजर जाती है, लेकिन नन किसी तरह अभी भी जीवित है। तब पता चलता है कि दुष्ट आत्मा ने अब नन को वश में कर लिया है। दृश्य थिएटर में वापस चला जाता है, जहां पिता भयभीत होकर बैठता है। प्रोजेक्शनिस्ट उसके पीछे प्रकट होता है, उसे जोर से मारता है और उसे मार डालता है।
अगली कहानी हेलेन नाम की एक महिला की है जो थिएटर में भी प्रवेश करती है। अपनी फिल्म में वह अपने बेटों के साथ एक अस्पताल के अंदर है जो लगातार उसका मजाक उड़ाते हैं। हेलेन अस्पताल के चारों ओर देखती है और अपने गिरते मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए सब कुछ अजीब पाती है। बाद में जब वह डॉक्टर से मिलती है तो वह अपने आसपास के अजीब वातावरण को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर के सहायक के एक आपातकालीन कॉल से बाधित हो जाती है। फिर डॉक्टर हेलेन से अगले दिन मिलने का आग्रह करता है। अनिच्छा से कमरे से बाहर निकलने के बाद हेलेन अपने बेटों को आसपास न देखकर घबरा जाती है। वह कर्मचारियों से पूछते हुए हर जगह उन्हें ढूंढती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है जिसकी उसे जरूरत है। निराश होकर हेलेन ने अपने बैग से पिस्तौल निकाली और खुद को गोली मारने की कोशिश की। ट्रिगर दबाने से कुछ सेकंड पहले वह बाहर अपने बेटों की आवाज सुनती है और उसका पीछा करती है। वह दरवाजे की दूसरी तरफ डॉक्टर और उसके बेटों की परछाई देखती है। वे उसकी बीमार स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे उसकी मदद करने का एकमात्र समाधान यह होगा कि वह खुद को मार डाले। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने उसे एक बंदूक प्रदान की है जिसमें एक ही उद्देश्य के लिए एक गोली है। जब डॉक्टर कहता है कि हेलेन उनकी बातचीत सुन रही है तो वह उनके पास आती है और डॉक्टर के सिर में गोली मार देती है। उसके बाद वह अपने बेटों को घसीटकर घर ले जाती है। इसके बाद दृश्य थिएटर में स्थानांतरित हो जाता है जहां हेलेन को एक बार फिर अपने बैग के अंदर एक बंदूक मिलती है। जैसे ही हम एक बंदूक की गोली सुनते हैं उसकी कहानी समाप्त हो जाती है। यह दर्शाता है कि उसने आखिरकार काम किया। आखिरी कहानी रिले नाम की एक युवा लड़की की है। वह रात में सड़क पर टहलते हुए संगीत सुन रहा होता है जब उसकी नजर थिएटर पर पड़ती है। अंदर के डरावने से अनभिज्ञ वह अंदर जाता है और अपने बारे में एक फिल्म देखता है। फिल्म में वह एक प्रसिद्ध पियानो वादक है और भारी भीड़ के सामने पियानो बजा रहा है। उनके गर्वित माता पिता दर्शकों में हैं, अपने बेटे के शो का आनंद ले रहे हैं। प्रदर्शन के बाद परिवार अपनी कार में होता है जब पीछे की सीट से एक अजनबी निकलता है और बंदूक की नोक पर रिले को पकड़ लेता है। वह माता पिता को कार से बाहर निकलने और घुटने टेकने का आदेश देता है। जब रिले के पिता ने जवाबी कार्रवाई की तो अपहरणकर्ता ने उसे और उसकी मां को गोली मार दी। रिल भागने की कोशिश करता है लेकिन अपहरणकर्ता द्वारा उसे भी गोली मार दी जाती है। अगले दृश्य में हम रिले को एक अस्पताल के अंदर जागते हुए देखते हैं जो उसके माता पिता के साथ हुआ था। डॉक्टर अपने माता पिता के बारे में पूछे गए किसी भी सवाल को टाल देता है जिससे बच्चा चिढ़ जाता है। अस्पताल में रहते हुए रिले अपने आसपास हो रही विचित्र चीजों को देखता है। कुछ घंटों बाद अपहरणकर्ता उससे मिलने जाता है जो उसका परिवार होने का नाटक करता है। जैसे ही वह लड़के को मारने वाला होता है एक नर्स आती है और उसे अगले दिन वापस आने के लिए कहती है। बाद में रिले केसी नाम के एक अन्य रोगी से मिलता है और जैसे ही वे चेक करते हैं हमें पता चलता है कि वे मृत लोगों को देख सकते हैं। अगले दिन रिले को अपनी मां का दर्शन होता है जो उसे अपने साथ आने के लिए कह रही है। वह चाहती है कि उसका बेटा मर जाए ताकि वह बाद के जीवन में उसके साथ रह सके। केसी उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करता है और महिला से रिले को जीवित रहने के लिए कहता है। वह रिले को मजबूत बने रहने और अपनी मां की बातों में न आने के लिए कहती है और चली जाती है। लंबे समय बाद नहीं, रिले की मां ने लड़की को मार डाला। बाद में उस रात अपहरणकर्ता फिर से रिले के पास आता है और तीसरी बार उसे मारने का प्रयास करता है। बच्चा किसी तरह बचकर केसी की लाश के साथ मुर्दाघर के कंटेनरों में से एक के अंदर छिप जाता है। वह कई मिनटों के बाद ही कंटेनर से बाहर निकलता है, यह सोचकर कि वह सुरक्षित है, लेकिन जैसा कि पता चला कि अपहरणकर्ता अभी भी उसकी तलाश कर रहा है। अचानक रिले को एक और दर्शन मिलता है जिसमें उसकी माँ उसे हार मानने के लिए कह रही है। इसके साथ ही केसी ने सुझाव दिया कि वह वापस लड़े और जीवित रहे। रिले केसी की बात सुनता है और अपहरणकर्ता को मारने के लिए उसकी गर्दन पर छड़ी से वार करता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो रिले को उसके कमरे में ले जाया जा रहा है जब मृत अपहरणकर्ता फिर से उसके सामने प्रकट होता है। इसके बाद दृश्य थिएटर में स्थानांतरित हो जाता है जहां रिले अभी जो देखा उससे डरकर बैठ जाता है। प्रोजेक्शनिस्ट उसके पास आता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है। वो यह भी बताता है कि पिछले सभी प्रतिभागी मर चुके हैं। अंतिम दृश्य में प्रोजेक्शनिस्ट रिले की टेप को शेल्फ पर रखता है। जैसे ही कैमरा जूम आउट करता है हम देखते हैं कि सेल्फ में बड़ी संख्या में ऐसे बॉक्स हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।